हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। हमारा चल रहा था अध्याय 5, उसकी थी शासक और इमारतें। और आपको पता ही हुआ क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही थी। चलो इस शुरू करते हैं। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, इसके पीछे क्या कारण था, चलो देखते हैं। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। अब ये तो पता चलेगा कि मंदिरों का निर्माण किस लिए करते थे। अपार धन होता है, अपार शक्ति धन होते और उनके लिए, ईश्वर के लिए जो मन में श्रद्धा होती उसके हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रिय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा जो 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्या राजा श्रीमर, आप ये हेडलाइन कर लेना, और श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को कब 881 ईसा पूर्व से 851 ईसा पूर्व के बीच में को पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकेतु ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीज वह ले गया जो आक्रमण किया था। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। जो ले गया था वो जब्त कर लिया। सिहाली राजा, जो वहाँ का राजा था, एक वहाँ की नगर का नाम है। सिहाली शासक के आत्मसम्मान को इससे जो आघात लगा, मतलब जो सिहाली का राजा था उस टाइम, उससे जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। क्यों, हर किसी के व्यवहार में यही, अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करे तो आपका बदला लेना तो स्वाभाविक होगा। अगले सिहाली शासक सेन द्वितीय ने अपनी सेनापति को पांडवों की राजधानी मदुरई, ये आप हेडलाइन करना कि मतलब वल्लनार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पांडवों की राजधानी कहाँ थी, इसलिए मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा कि इस अभियान में बौद्ध की स्वर्ण मूर्तियों को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। इस तरीके से एक छोटी सी हेडलाइन थी, आपको मैंने बताया था, ये वाली देख लो। जल का महत्व क्या था। फारसी शब्द में आवाद और आबादी, आब और शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ है खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ है जनसंख्या और समृद्धि दोनों ही। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब एक चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। किस तरह से भरा, देखो। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं, जैसे चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्ग की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का रूप तथा भैरवी की एक प्रतिभा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति। इस तरह की मूर्तियों को इकट्ठा करके उसने शिव मंदिर में भर दिया। इस तरीके से उसी तरह गजनी का सुल्तान, जो महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, ये हेडलाइन कर ले, वरना क्वेश्चन होते पूछे जाते हैं। जैसे भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। जब उसने आक्रमण किया था उस टाइम कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर किसको, सोमनाथ मंदिर उस टाइम बहुत ख्याति मंदिर था, उस टाइम बहुत बड़ा मंदिर था। उसको इतना इतिहास में जगह इसलिए मिली जिसने गजनी के महमूद सुल्तान को इतिहास में इसलिए जगह मिली जब उसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। इसमें स्पष्ट बताया जा रहा है रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया गया। मध्ययुगीय राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन
पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। मतलब वो कहते थे, ऐसा है बताते थे कि हम शक्तिशाली हैं, तो इसका प्रदर्शन कैसे किया जाए कि दूसरे राजा पे आक्रमण कर दो, उसकी धन संपदा लूट लो, वहाँ के मंदिरों को नष्ट कर दे, इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन है इस तरीके से देख ले, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों से समकालीन थी और समय की देन थी और किन रूपों से एक दूसरे से भिन्न थी। अब इसका आप पढ़ चुके, इसका मतलब इसका पढ़ चुके, आपको समझ में आ गया होगा। देखो जैसे मैं बताती हूँ, राजेंद्र प्रथम ने भी आक्रमण किया था और दूसरे राज्यों पर, उसने भी वहाँ की मूर्तियाँ लूटी थी, तो उसने वो खंडित नहीं की थी, मूर्ति वो नष्ट नहीं की थी और खंडित नहीं की थी, बल्कि उसने शिव मंदिर के निर्माण में वहाँ रख दी थी अच्छे संभाल के और सम्मान दिया था। उसी का अपोजिट गजनी महमूद सुल्तान, उसने हिंदुओं के मंदिरों को लूटा और वहाँ की मूर्तियों को नष्ट किया, और उसने भी अपनी जो मस्जिद में लगवाई मूर्ति, लेकिन उसे अच्छी तरह से सम्मान के साथ नहीं लगवाई, बल्कि उसने सीढ़ियों में लगवाई। इस तरह के एक दूसरे में भिन्न थी, और यहाँ समकालीन के एक दूसरे के मंदिर लूटे थे इस तरीके से। ये देखो मुगल चार बाग, ये मुगल चार बाग क्यों कहते हैं? देखो एक चारों तरफ से एक सा है, यहाँ से देखो नहर जाती है, इधर को पथ, इधर को ऐसे, इधर को ऐसे, इस तरह से। ये हुमायूं का एक, हुमायूं के मकबरे का चार बाग दिल्ली, इस तरीके से। और खा चित्र कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार बाग 1620 से 1634 तक। एक लाल बरी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637 के। अब यहाँ बाग, मकबरे तथा किले, ये हेडलाइन, ये आप याद रखना, ठीक है। इसी बाग, मकबरे और किले, इन्हीं को ध्यान में रख के आगे देखेंगे। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों तथा चार बागों में विभाजित आयताकार आहते स्थित थे। वे औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया था। इस तरीके चार सामान, चार बाग कैसे होते हैं? चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते हैं। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। ये कहीं पूछा जा सकता है कि मतलब चार बाग की परंपरा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? शुरू हुई अकबर के समय से। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली ही में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कश्मीर, आगरा और दिल्ली में किसने? शाहजहां और जहांगीर ने। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तु शिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। जो अकबर के वास्तुकला थे, उन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली? तो तैमूर के मकबरों से। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद जो बहुत ऊंचा है, जो हुमायूं के मकबरे में सबसे पहला दिखा, ऊंचा है और ऊंचा मेरवादार प्रवेश मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। ये मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्ग तथा हस्त विशिष्ट की परंपराओं में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से होता था। इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर के बने हुए थे। ये चित्र 10वां है। इस तरीके से देखो काबुल में चार बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की चित्रकारी। ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती हैं। इस तरीके से देखो काटते ही हैं। नहरें चार बाग योजना की विशेषता बनाती हैं। इस तरीके से यहाँ से नहरें। चित्र 11वां ये वाला 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? यहाँ से तो दिख नहीं रही। बस आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू आपको मेरी वीडियो देखने के लिए।